तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो मैकेनिक्स है आपकी फिजिक्स में, और मैकेनिक्स की कुछ बेसिक एप्लीकेशन और जो मैथ का यूज होता है मैकेनिक्स में वो चीज़ें देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहीं से। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित कोणों को डिग्री से रेडियन में बदलें, यानी डिग्री में दिया है और रेडियन में चेंज करना है। तो इसका सीधा सीधा है कि आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं तो रेडियन में मिल जाता है। रेडियन में कोई चिन्ह नहीं लगाना है आपको, जैसे मैं लिख दूंगा पाई बाई 6 तो बस पाई बाई 6 अगर लिखा है तो रेडियन ही माना जाएगा, और अंश में आपको ये चिन्ह लगा रहता है डिग्री में, इस तरह से 0 टाइप का लिखा है। तो इनमें हमें किसी को भी बदलना हो इसी तरह हम बदल सकते हैं। जैसे 30 अंश है तो इसको हम लिखेंगे 30 गुणा पाई बटे 180, तो ये पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। इसी तरह 135 अंश है तो 135 गुणा पाई बटे 180 अंश, अंश कट जाता है तो रेडियन आ जाता है, इस तरह समझ सकते हैं। तो ये आपका आएगा 3 पाई बाई 4, इसे भी भाग दे के काट लेंगे। इसी तरह कोई भी करना हो 315 है, 315 अंश तो ये होगा आपका 315 इंटू पाई बटे 180 अंश। अब हम इसे पहले 6 से काटेंगे, तो अगर 6 से नहीं कट रहा है तो 3 से ही काट दीजिए। ये 60 बार आएगा, 3 एकम 3, ये 105 आएगा। अब 5 से काटेंगे तो ये आपका 12 आएगा, फिर 7 × 21 और 3 × 12 तो 7 पाई बाई 4, इस तरह फिर ये हो जाएगा। काटते जाएंगे और पाई के रूप में जो आएगा वो आपका रेडियन होगा। तो इस तरह आप ये सारे कोणों को बदल सकते हैं। पाई बाई 2 है तो ये 90 अंश होता है, उसी से तरह कैलकुलेशन करके। 120 अंश है तो ये 2 पाई बाई 3 है, ठीक है। 270 है तो 3 पाई बाई 2 है, तो आप आसानी से इन्हें बदल लेंगे। और रेडियन से डिग्री में बदलना है तो पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 180 रख देंगे तो अंश में आ जाएगा। तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे पाई बाई 4 रेडियन है तो ये 45 अंश हो जाएगा। आप पाई का मान 180 अंश लिख देंगे अपॉन 4 तो ये आपका आ जाएगा 45 अंश, इस तरह हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें इन चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। ये ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है। जैसे साइन 150 अंश है तो हमें इसकी वैल्यू मान लीजिए फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको लिखेंगे 150 को 180 माइनस 30 अंश, तो ये 180 माइनस थीटा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन 30 आएगा और इसकी वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे सेक 210 अंश है तो सेक 200 में अगर आपको दिक्कत है तो आप इसे कॉस में बदल लीजिए, नीचे ले आके कॉस 210 लिख लीजिए। अब हम 210 को लिखेंगे 180 प्लस 30, ये 210 है, और कॉस 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, निष्पत्ति बदलेगी नहीं, तो माइनस कॉस 30 आएगा। ये कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2/-2/√3, इस तरह इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो आप सारे मान निकाल सकते हैं। साइन 315 है, tan 225 है, tan 225 अंश निकालना हो तो tan 180 प्लस 45, तो 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड में है और ऑल साइन tan, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो tan 45 और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह हम सारे मान निकाल सकते हैं। इनमें इनकी वैल्यू चाहिए हमें, तो ये उन्हीं की वैल्यू है। ये साइन पाई बाई 6 है तो ये साइन 30 हो गया, 1/2 होता है। कॉस पाई बाई 4 1/√2, tan पाई बाई 3 मतलब tan 60, और कॉस पाई बाई 2 0 होता है। कॉट 3 पाई बाई 2 tan 3 पाई बाई 4 होता है आपका -1, तो कॉट 3 पाई बाई 4 भी -1 होगा। साइन 5 पाई बाई 6 है तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, तो साइन पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, दैट इज 1/2। कॉस पाई -1 होगा, साइन पाई 0 होता है, इनफैक्ट साइन n पाई 0 होता है, इसे आप याद रखेंगे और दोनों की वैल्यू जनरलाइज करके याद रखेंगे। कॉस n पाई होता है -1 की पावर n, इसका मतलब ये हुआ कि जब n आपका सम है तो कॉस n पाई की वैल्यू 1 होगी, और जब n विषम है तो इसकी वैल्यू -1 होगी। और जनरलाइज करके हम कह सकते हैं कि साइन n पाई 0 होता है और tan n पाई 0 होता है। कॉस n पाई होता है -1 की पावर n।
तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। एन यहाँ पे सब में कोई इंटीजर नंबर है, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों चलेंगे। और साइन एन पाई का मतलब है कि एन की वैल्यू हम कोई भी इंटीजर लें, साइन 20 पाई, साइन 10 पाई, साइन 2021 पाई, सारी वैल्यू जीरो होंगी। यानी साइन एन पाई जीरो होता है जहाँ एन कोई इंटीजर नंबर है, दैट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एन आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। उसी तरह टेन एन पाई भी जीरो है। कॉस एन पाई में हमें ध्यान देना है कि एन आपका सम है या विषम है। जैसे कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई, ये एन का मान 135 है तो ये आएंगे -1। और अगर कॉस 2 पाई है, कॉस 0 है, कॉस 4 पाई है, ये आपके 1 आएंगे। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे। और साइन और कॉस की ग्राफ की भी ज़रूरत होती है, तो ग्राफ जब वहाँ आएगा तो देख लिया जाएगा। और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वैल्यू है, ये आप निकालना आई होप सीख गए होंगे। कॉस 450 है तो 450 को 360 से घटा दीजिए पहले, तो चक्कर देख लेते हैं कितने होंगे। तो 450 माइनस 360 कर दीजिए, तो 15 में से 9 बचेगा, तो ये आपका आएगा 90। तो इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं cos 90, और cos 90 जीरो होता है। एक चक्कर के बाद ये पूरा 360 घूमता है। एक चक्कर के बाद कोई चीज़ अगर प्लस में आ रही है तो फर्स्ट में आ जाएगा, और एक चक्कर में टोटल कोण होता है 360 अंश। 420 है तो 360 पहले एक चक्कर हो जाएगा और 60 अंश फिर बचेगा, तो tan 60 बचेगा। जो tan 60 होता है √3। तो यहाँ चक्करों की संख्या निकाल के आसानी से कर लेते हैं। जैसे साइन 2 पाई प्लस π/6, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। 2 पाई का मतलब एक चक्कर है, तो ये साइन π/6 ही होगा, और यानी 1/2। इसी तरह ये भी cos π/3 होगा, तो ये भी होता है आपका cos 60 1/2, दोनों प्लस में रहेंगे। और कुछ इनके सूत्र हैं माइनस वाले भी। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है प्लस का, और tan माइनस थीटा में भी माइनस आ जाता है, माइनस tan थीटा। इसी तरह इनकी फिर वैल्यू निकाल सकते हैं। इनमें अन्य त्रिकोणमिति मान निकालने हैं तो आसानी से आपके त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6, साइन कॉस tan, और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। ये भी आपके किए हुए हैं। तो कॉस थीटा पता है, साइन थीटा पता है, इनका भाग दे देंगे तो tan थीटा आ जाएगा। भाग देंगे तो 5/13 में भाग हो जाएगा 7/25 का। तो ये आएगा आपका 5 × 25/13 × 7। तो यहाँ से tan की वैल्यू आ जाएगी। और कॉस साइन है, और आपको मान लीजिए इनके व्युत्क्रम निकालना है तो इन्हीं का अपोजिट कर देंगे। तो कोई भी मान होंगे आप इनको भी आसानी से निकाल लेते होंगे। और ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हैं, ये भी आप जानते हैं। cos 75 है जैसे, तो आप इसको cos 45 + 30 लिख के ब्रेक करके तोड़ सकते हैं। तो ये आपका आएगा 1/√2 और √3/2 माइनस और 1/2 और एक आएगा √3/1/√2। तो √3 - 1/2√2 इस तरह वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप निकाल लेंगे, और इसी तरह सारी वैल्यू निकल आएंगी। साइन 15 है तो साइन 45 - 30 से कर सकते हैं। तो साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, तो ये आएगा आपका √3 - 1/2√2। तो ये भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए वेक्टर में आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार सही कथन को पहचानिए। ये एक वेक्टर गिवन है, देखिए ये ओ मान लेते हैं। ओ ए वेक्टर की लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये 60 है, ये 143 डिग्री है। तो इसमें कह रहा है एक्स अक्ष से ए की दूरी 5√3 है। तो एक्स अक्ष से ए की दूरी पूछ रहा है। दिस मीन्स हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है वर्टिकल, तो इसमें हम लगा देंगे cos 60 बराबर साइन 60। तो साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमें फाइंड करना है, p मान लीजिए, और कर्ण है आपका 10, तो p आ जाएगा 10 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू रख देंगे √3/2, तो 5√3 सेंटीमीटर। तो ये सही है, ठीक है। एक्स अक्ष से b की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो अब हमें ये एंगल चाहिए होगा,
तो यहाँ भी हम साइन लगा देंगे, तो ये आपका आएगा 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 143, सत्रह, और ये है आपका 4, तो यहाँ 7 व 3 तो 37, ठीक है। साइन 37 की वैल्यू हमें चाहिए होगी लगभग। तो साइन 37 बराबर अगर हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन 10, तो P आ जाएगा 10 साइन 37, ठीक है। अगर ये साइन 37 शायद 4/5 होता है या 3/5, 3/5 होगा तो ये 6 आ जाएगा। इस तरह चेक कर लेंगे। और ये थीटा वाले एजम्पशन है कि यदि थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है और टेन थीटा की वैल्यू भी थीटा होती है। यानी यदि थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, थीटा इज वेरी वेरी लेस देन, ठीक है। बहुत छोटा है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा भी लगभग थीटा के बराबर होता है दोनों। और अगर कॉस थीटा में थीटा बहुत छोटा है तो ये लगभग 1 के बराबर होगा। ये जंक्शन आप डेरिवेशन में पढ़ेंगे, खासकर पेंडुलम वाले डेरिवेशन में आपको ये लगता है कि साइन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा है तो इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं थीटा। आगे बढ़ते हैं। साइन 15 प्लस साइन 75 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए साइन 15 को हम कॉस 75 लिख सकते हैं इसको, या हम इसको कॉस 15 लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। 90 से घटा के हम निष्पत्ति बदल के हमेशा इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन 15 और ये हो जाएगा आपका कॉस 15 का होल स्क्वायर, इसको 75 को 15 लिख के स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 बनेगा, और प्लस 2ab, तो ये साइन 30 बन जाएगा। साइन 30 होता है आपका 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 9/4, तो 9/2 यानी 4.5 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू भी आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब हम मैकेनिक्स वाले और डायमेंशन वाले क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लगभग काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं आपके। ये क्वाड्रेंट वाला है, और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का भी यूज है, और ये लगभग जितनी मैथमेटिक्स आपको पता होनी चाहिए आगे की फिजिक्स सीखने के लिए वो लगभग सब दिए हैं। तो हम रिजल्टेंट और आगे वेक्टर वाली प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। तो वेक्टर में हम डॉट गुणन और क्रॉस गुणन पे बात कर चुके हैं। अब इनके हमें क्वेश्चंस देखने हैं और फिर क्वेश्चंस को आगे चलिए यहाँ से चलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, तो प्रोजेक्टाइल पे चलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि दो समान परिमाण के बल 60 अंश से कोण पर एक बिंदु पर कार्यरत हैं, यानी मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का कोण कितना है 60। तो मैग्नीट्यूड हमने P मान लिया सेम वाला, और कह रहा है कि कोण पर एक बिंदु पर कार्यरत है, ये बिंदु ले लिया, इनका परिणामी 40√3 न्यूटन है। तो जो इनका रिजल्टेंट है इनकी कोणार्धक रेखा से जाएगा क्योंकि इक्वल है, ये दिया है 40√3 न्यूटन।
तो कह रहे हैं प्रत्येक बल का मान क्या होगा। बीच का एंगल 60 है, तो अब हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करा देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। पी क्यू की वैल्यू इक्वल है, आर भी हमें दिया है 40√3, आर रख दिया हमने, तो आर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और पी स्क्वायर मतलब पी, और क्यू का मान भी पी है, और ये आ जाएगा 2p स्क्वायर कॉस 60। कॉस 60 1/2 होता है, तो ये हो गया आपका 16, और ये आएगा 100, और ये होगा 3। ये हो गया आपका cos 60 की वैल्यू रख देंगे तो 2 कैंसिल, तो ये 3p स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p बचेगा 4 × 10। अब वर्गमूल लेंगे तो 16 का 4 और इसका 10, तो 40 न्यूटन प्रत्येक बल का मान होगा। तो हमें सिंपली फॉर्मूले में रख के वैल्यू पूछी गई थी इसकी। सेकेंड प्रॉब्लम में चलते हैं, तो देखिए इसमें भी 2 कंडीशन है। कह रहा है 3 न्यूटन 2 न्यूटन परमाणु के 2 बल थीटा कोण पर कार्यरत हैं, उनका परिणामी आर है। चलिए मैं रफ फिगर बनाता चल रहा हूँ। ये मान लिया कि ये 3 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, और इनके बीच का कोण थीटा है, और इनका रिजल्टेंट हमें गिवन है आर। ये कंडीशन दी। यदि प्रथम बल को 6n तक बढ़ा दिया जाए तो परिणामी 2r हो जाता है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो दूसरा, ये पहला केस है, और दूसरे केस में कह रहा है कि जो पहला बल है उसको 6n तक बढ़ा देते हैं, यानी 3n से कर दिया इसको 6n, और पहला वाले के लिए कुछ नहीं कहा तो इसे सेम मानेंगे। तो परिणामी अब कितना हो जाता है 2r। तो कोण थीटा का मान कह रहा कितना होगा। यहाँ भी कोण का कोई जिक्र नहीं है, तो कोण को भी हम यहाँ पे सेम रखेंगे, थीटा ही, ठीक है। तो हम दोनों केस से अब थीटा फाइंड करना है। तो पहले से क्या इक्वेशन मिलेगी, देखिए r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो आर यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, तो 13 प्लस 12 कॉस थीटा। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी 4r स्क्वायर इक्वल टू 6n का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब हमें थीटा फाइंड करना है, तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू इधर रख देंगे और थीटा निकालेंगे। तो देखिए इधर रख देंगे आर स्क्वायर, ये तो 4 का गुणा होगा, तो 52 प्लस 48 कॉस थीटा इक्वल टू ये 40 हुआ, और ये आपका आएगा 24 कॉस थीटा। अब मैं इसको इधर लाता हूँ, तो ये 24 कॉस थीटा इक्वल टू बचा -12, ये यहाँ आ जाएगा 52, तो -12, तो कॉस थीटा आया -½ दिस मीन्स थीटा 120 अंश होगा। ये चौथा वाला आपका हो जाएगा। 2 इक्वेशन बना के आपको थीटा फाइंड करना था। कॉस थीटा बराबर -1/2, तो थीटा हो जाएगा आपका 120। अगला है 2 सदिश ए और बी का परिणामी सदिश ए के लंबवत है, इनका परिणामी सदिश बी के परिमाण का आधा है, तब ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। तो आपको मैं पहले सूत्र याद दिलाना चाहूँगा कि अगर 2 सदिश पी और क्यू हैं, मान लीजिए इस तरह हैं, उनका परिणामी आर है, और यहाँ से थीटा कोण बनाता है, ये पूरा एंगल अल्फा है। तो यहाँ से आपने परिणामी का किसी एक सदिश से झुकाव निकालने का सूत्र पढ़ा है tan थीटा, और ये होता है आपका q साइन अल्फा बटे p प्लस क्यू कॉस अल्फा। ये सूत्र याद रखना होगा। तो इसी पे बेस्ड है प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है ए और बी का परिणामी ए के लंबवत है, तो जब परिणामी ही एक के लंबवत है तो हम ए और बी को अधिक कोण पे बनाएंगे, ये ध्यान देना होगा हमें। तो ए हमने ये बना लिया, और बी मान लिया ये है, बी वेक्टर अधिक कोण पे ही लगाइए, क्योंकि रिजल्टेंट 1 से 90 बना रहा है, दिस मीन्स कि ये अधिक कोण पे होंगी। तो ये रिजल्टेंट है इस तरह, ये एंगल हमें थीटा की वैल्यू 90 गिवन है, और रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो बी के परिमाण का आधा है। तो आर की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ b/2। मैग्नीट्यूड को मैंने b मान लिया, मॉड b का मतलब b है, ठीक है, मॉड b बराबर b, और मॉड a बराबर सिर्फ a आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर हटा के। और बीच का कोण इनका पूछा है, तो मान लिया कि बीच का कोण है इनका अल्फा, यही अल्फा हमें फाइंड करना है। तो पहले हम रिजल्टेंट से इक्वेशन बनाएंगे अल्फा कोण पे, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो आर की वैल्यू है 13 b/2, तो आर स्क्वायर होगा b²/4, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। यहाँ से b को हम यहाँ ला के सब्ट्रैक्ट करा देंगे। यह एक इक्वेशन अभी मान लेते हैं इसे, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा इक्वल टू -3b² / 4।
माइनस का बी स्क्वायर आएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -3b² 4 बचेगा। अब हम 90 को यूज करते हैं। अब हमें ये गिवन है कि थीटा 90 है, लंबवत है एक के, तो tan 90 बराबर होगा इस सूत्र से, tan 90 बराबर बनेगा q साइन अल्फा होता है तो यहाँ होगा b साइन अल्फा बटे a प्लस बी कॉस अल्फा। tan 90 होता है आपका इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को लिखेंगे 1/0। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस बी कॉस अल्फा बराबर 0। तो कॉस अल्फा मिल जाएगा -a/b। हमें अल्फा ही फाइंड करना है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू -a/b यहाँ से इधर रखेंगे और a b हटा के हम कॉस अल्फा निकालेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन कर देते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि कॉस अल्फा यहाँ से मुझे मिलेगा, दो इक्वेशन है, कॉस अल्फा मिलेगा -a/b और ये हम रख देंगे पहली इक्वेशन में। तो देखिए क्या होगा, a² + 2ab, कॉस अल्फा की जगह रख देंगे -a/b इक्वल टू है 3b² 4। तो देखिए ये b से b कैंसिल होगा, ये आपका बचेगा -2a², तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -a² बराबर -3b² 4। तो a² b² की वैल्यू होगी 3/4, तो a/b होगा √3/2। ये कैलकुलेशन में मैंने कॉस अल्फा निकाल के पहली इक्वेशन में रखा हूँ, ये पहली है और ये दूसरी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला a माइनस कट जाएगा, तो a/b की वैल्यू आई √3/2। तो यहाँ √3/2 रखेंगे तो -√3/2 हो जाएगा। प्लस होता तो ये वैल्यू थी 30 की और ये माइनस है, इसका मतलब है 150 की, 180 - 30 की। तो अधिक कोण आना था, ये तो हमें पहले से पता है। तो अधिक कोण तो खैर सब दिए हैं, लेकिन आपकी वैल्यू होगी 150 अंश। ये भी प्रॉब्लम अच्छी है। इसमें कह रहा है OA, OB, OC का परिणामी सदिश ज्ञात करें। उसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, क्योंकि सभी ऑप्शन में देखिए मैग्नीट्यूड दिख रहा है। तो हमें पहले इसका परिणामी निकालना है वेक्टर के फॉर्म में। तो OA + OB + OC का रिजल्टेंट मान लेंगे ये R है, हमें R का मैग्नीट्यूड चाहिए, कैपिटल R का। तो हम मैं इनकी वैल्यू रखता हूँ। OA वेक्टर आपका ये है, तो ये 90 पे है, मैं इसे ओरिजिन मान लूँगा। तो इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर हो गया वो i होगा, सॉरी j, और ये वाला i होता है y अक्ष पे j, और ये आपका 45 अंश पे है। तो मैं सबको वेक्टर बनाऊंगा। मैग्नीट्यूड सबका RR है, क्योंकि रेडियस भी है। तो मैं सबसे पहले OA वेक्टर निकालता हूँ। तो लेंथ तो R है OA वेक्टर की, और सदिश होगा इसमें j। इसी तरह OB की मैग्नीट्यूड भी R है, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर होगा i + j/√2, 45 अंश पे है, और इसका होगा R i। अब हम इन्हें ऐड करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये आपका i और j के जोड़ेंगे तो R + r/√2 j, और इसी तरह R + r/√2 i। ये तो आया वेक्टर। अब हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होगा इसका, R का मैग्नीट्यूड हमें यही पूछा गया है, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो √2 गुना हो जाता है एक का 90 अंश में, ये रिजल्टेंट होगा, और ये दो बार जुड़ जाएगा। तो √2 × R + r/√2, √2 का अंदर गुणा करेंगे तो R + r√2 या R × √2 + 1, जो आपका है थर्ड ऑप्शन में। तो आपको बेसिकली यहाँ ध्यान देना है यूनिट वेक्टर का। तो थीटा कोण पे भी यूनिट वेक्टर आपको अगर निकालना है तो मैं उसको लिख देता हूँ, उसको याद रखेंगे आप लोग। थीटा कोण पे यूनिट वेक्टर अगर आपको चाहिए हो जिसकी लेंथ 1 हो, ये एक लेंथ ले लेंगे। ये थीटा कोण है तो यूनिट वेक्टर होगा cos θ i + sin θ j। इसी से आप बाकी यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं। तो थीटा एंगल पे यूनिट वेक्टर है आपका cos θ i + sin θ j। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, 1 होगा। अब आपको ये वाला अगर निकालना हो तो थीटा इसमें 90 हो जाएगा, ये पूरा थीटा है। 90 के केस में थीटा 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और sin 90 1 तो ये j देगा। अगर ये वाला निकालना है तो थीटा 0 रख देंगे तो ये i मिलेगा। यहाँ निकालना है तो 180 रखेंगे तो -i, ये हो जाएगा -j। तो यूनिट वेक्टर थीटा एंगल पे होता है cos θ i + sin θ j, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे थीटा 45 था तो i + j/√2 हो गया। चलिए नेक्स्ट वेक्टर वाली प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें भी बीच का कोण पूछा है।
तो ए प्लस बी का मॉड अपॉन ए माइनस बी का मॉड इक्वल टू हमें दिया 1। तो यहाँ मैग्नीट्यूड है तो आप त्रिया गुणा कर सकते हैं। ये 90 वाला है, ये किया भी होगा सबने। अब हम स्क्वायर कर देंगे इसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और ये भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ए बी कैंसिल, 4a डॉट बी बराबर 0। तो a डॉट बी बराबर 0 आएगा, तो इसका मतलब है a लंबवत b होगा। अगर a और b नॉन जीरो है तो ये 90 वाला हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सदस्यों के युग्म का प्रमाण दिया गया है, विस्थापन सदस्य के कौन से युग्म को जोड़कर 13 परिणामी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम जो परिणामी होता है, देखिए अगर एक सदस्य p है, एक का परिमाण दूसरे का q है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है p और q को किसी भी तरह जो मैक्सिमम वैल्यू निकलती है वो है p प्लस q, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो है p अंतर q। दिस मीन्स कि जो r इन जनरल जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा छोटा होता है p प्लस q से और बड़ा होता है p अंतर q से। ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, p माइनस q से बड़ा होगा और p प्लस q से छोटा होगा। यानी r ऑलवेज लाइज बिटवीन देयर डिफरेंस एंड देयर सम। ये इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। तो अब हम इस तरह चेक कर सकते हैं किससे 13 नहीं मिलेगा, ये देखना है। तो पहले वाले में हम देखिए अगर दोनों को ऐड कर दें तो 16 आएगा और सब्ट्रैक्ट कर दें तो 8 आएगा, यानी परिणामी 8 और 16 के बीच होगा। तो 8 और 16 के बीच में 13 पड़ रहा है, ठीक है। किससे प्राप्त नहीं किया जा सकता ये पूछा है, तो इससे तो मिलेगा 13। इसमें आइए, इसमें इनको जोड़ देंगे तो 12 आएगा और घटा देंगे तो 4 आएगा। तो 4 और 12 के बीच में 13 छूट रहा है, तो दूसरे वाले में नहीं मिलेगा। अब इस पे आते हैं, 8 से 14 और 1 आएगा 2, तो 2 14 के बीच 13 लाई कर रहा है, इसमें ही 13 मिल जाएगा। और इसमें आपका 16 और 14 आएगा, 16 और 14 तो 13 यहाँ भी छूट रहा है, तो दूसरा और चौथा, तो दूसरे चौथे में हमें परिणामी नहीं मिलेगा 13, तो दूसरा और चौथे में नहीं मिलेगा, बाकी दो में मिल रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और चौथा। ये डायरेक्शन पे है और मैं सूर्य की तरफ मुँह करके सड़क पर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। तो मान लीजिए सूर्य की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है पूर्व होगा। कुछ समय चलने के बाद मैं अपनी बाईं ओर घूम गया और फिर दोबारा दाईं ओर घूमा, तो बताइए किस दिशा में चल रहा था, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए NESW ऐसे बना लेते हैं इसको, NESW न्यूज होता है और इसी से डायरेक्शन गवर्न होती हैं। जो चारों दिशाओं की खबर लाए उसे न्यूज बोलते हैं। नॉर्थ, इसमें देखिए चारों डायरेक्शन आपकी छुपी हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम और साउथ मतलब दक्षिण। तो पहले का किस तरफ मुँह करे है, वो पूर्व की ओर। चलिए, तो पहले इस तरह मुँह करे है, फिर इसके बाद क्या कर रहा है, कुछ समय चलने के बाद बाईं ओर घूम गया। तो जब इसका बाईं कहा जाएगा तो ये होगा, यहाँ घूम गया बाईं ओर, ठीक है। फिर दोबारा दाईं ओर घूम गया, फिर राइट में, तो इधर आया। बताओ किस दिशा में चल रहा था, तो ये पूर्व में ही चल रहे हैं, ठीक है। ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी 3 अभिलंबवत सदिश हैं जिनके परिमाण ये हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब आपने ये सीखा है डॉट प्रोडक्ट में, आपने ये देखा है कि अगर 2 वेक्टर लंबवत हैं तो उनका डॉट गुणन क्या होता है, 0। अगर 2 नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, नॉन जीरो का मतलब अशून्य सदिश, यानी परिमाण 0 ना हो, यानी ए डॉट बी 0 है और हमें ये दिया है कि ए और बी नॉन जीरो हैं, अशून्य है, तो इससे सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि ए लंबवत है बी के। यानी लंबवत वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा कॉस 90 0 कर देगा। जिस तरह आपने देखिए अलजेब्रा में आप इसका स्क्वायर तोड़ते हो ए प्लस बी प्लस सी का, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ab 2bc, तो यहाँ डॉट लगाना है, 2a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, बाकी सब यही आएगा। चलिए अब इस पे आते हैं, हमें मॉड की वैल्यू पूछी है, a माइनस बी प्लस सी की मॉड की वैल्यू पूछी है, तो हम इसका स्क्वायर कंसीडर करेंगे। तो चलिए इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, तो जब मैग्नीट्यूड आएगा तो सीधे आप वेक्टर हटा के लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब इनका डॉट होगा -2 a डॉट बी
-2b.c और +2c.a। अब देखिए ये तीनों जीरो हो जाएंगे, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, क्योंकि ए बी सी आपस में लंबवत हैं, यानी ए और बी और सी तीनों, जैसे ए ये है तो बी ऐसे होगा 90 पे और सी इन दोनों के परपेंडिकुलर इस तरह हो जाएगा, जैसे अक्ष होते हैं तीन, तो ये सी वेक्टर है। तो ये तीनों चीज़ें जीरो हो जाएंगी, इतनी वैल्यू मिलेगी, तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए का मान 3 है तो 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 144, तो 25 144 169 और इसका वर्गमूल 13 आ जाएगा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड भर चाहिए, तो वर्गमूल ले लेंगे तो 13 आ जाएगा। अब कह रहे हैं इसमें आरोपित कितना बल आरोपित करें कि परिणामी एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाए। चलिए देखते हैं इसको। प्रदर्शित चित्र में किस दिशा में तथा किस परिमाण का बल आरोपित करें, किस परिमाण का और किस दिशा में बल आरोपित करें कि कुल बल केवल एक्स अक्ष के अनुदिश कार्य करे, यानी परिणामी एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाए, ठीक है। और किस दिशा में कितना लगाएं, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना थीटा कोण पर एफ बल लगाएं, ठीक है। तो पहले हम इनका रिजल्टेंट ही निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे आगे, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से रिजल्टेंट दे ही सकते हैं। चलिए पहले इतने का हम रिजल्टेंट जब निकालने जाएंगे तो ये 3 और 1 है, तो ये 3 में से 1 घटेगा तो 2 वाला राइट में बचेगा, ये 2 न्यूटन। इस तरह 5 ऊपर है 2 नीचे है, तो ऊपर की ओर कितना बचेगा 3 न्यूटन। इतने बल हैं अब आपके पास। अब कह रहा है कि कितना बल किस कोण पर लगाएं, तो हमने कहा कि एफ बल लगाएं यहाँ से थीटा कोण पे, और ऐसा करने से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किसके अनुदिश है, वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। दिस मीन्स बाकी कंपोनेंट उसके जीरो होंगे। तो चलिए हम इसका वेक्टर फॉर्म निकालते हैं, और वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो आएगा वेक्टर एफ प्लस 2i कैप, ये 2 न्यूटन कहाँ है, धन दिशा में है एक्स अक्ष की, और ये 3j कैप, और ये पूरा रिजल्टेंट हुआ, ठीक है। और ये रिजल्टेंट कहाँ पे हो जाए, कह रहा है केवल एक्स अक्ष के अनुदिश कार्य करे, ये रिजल्टेंट आएगा और ये केवल एक्स अक्ष के अनुदिश कार्य करे, तो इसका मतलब है जे वाला ये पार्ट यहाँ मर्ज हो रहा होगा और जे वाला कोफिशिएंट 0 हो रहा होगा, यानी एफ की वैल्यू क्या ली जाए, तभी तो ये 2i बचेगा यहाँ पे। तो एफ हमें लेना होगा -3j। अगर हम एफ को -3j ले लेंगे तो ये जीरो रिजल्टेंट कितना देगा, 2i देगा, एक्स अक्ष की धन दिशा में देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें चाहिए -3j, और कहाँ पे चाहिए ये, एक्स अक्ष वाई अक्ष की ऋण दिशा में। देखिए वाई अक्ष के अनुदिश धन में है ये, तो वाई अक्ष के अनुदिश 3n नेगेटिव दिशा में, ये पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको 0 होना है भाई। रिजल्टेंट हमारा क्या है, रिजल्टेंट है वेक्टर एफ 2i कैप और 3j कैप। ये कह रहा है किस तरह जोड़ें कि हमें रिजल्टेंट कहाँ मिले, i के अनुदिश मिले। इसका मतलब है ये 0 होना होगा, यानी ये और ये 0 हो रहे होंगे। दिस मीन्स कि इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये 0 कब होगा, जब f की वैल्यू होगी -3j, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकलेगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम रिजल्टेंट निकाल लेना है, फिर हमें ये करना है कि j वाले 0 कराना है। तो ये j वाला तभी कटेगा जब f होगा -3j। इसमें सीधे वेक्टर पूछा, a + b दिया है, b दिया है, तो बस सीधे आप यहाँ से b यहाँ रख देंगे, a निकाल लेंगे। तो a बराबर होगा 2i - b, ये 2i - 3j + k, दूसरा हो जाएगा। चलिए सदिश f को उसके घटक के रूप में लिखिए। तो देखिए f का मैग्नीट्यूड है 20√2 और ये 45 अंश पे है, तो हमें वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखिए 20√2 में हम गुणा करेंगे यहाँ पे i + j/√2 का। अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होगा 45 अंश के कोण पे। तो देखिए हमने थीटा कोण पर यूनिट वेक्टर देखा था, एक्स अक्ष से थीटा कोण पर यूनिट वेक्टर होता था cos थीटा i और sin थीटा j कैप।
इसमें थीटा हम 45 रखें तो ये आ जाएगा आपका i प्लस जे अपॉन √2, यही है 45 यहाँ पे। तो इस √2 कैंसिल होगा, 20i प्लस 20j प्लस वाला आपका दूसरा हो जाएगा। इसमें वेक्टर a प्लस b प्लस c जीरो गिवन है, तो मॉड b और मॉड c के मान क्या होंगे? चलिए, इनका मैग्नीट्यूड तो जीरो दिया है। अब मैं वेक्टर बना के यहाँ वैल्यू रख लेता हूँ। तो अगर a वेक्टर को देखा जाए तो उसका परिमाण कितना है? 10 न्यूटन। तो वेक्टर a को मैं लिख सकता हूँ 10 j कैप। इसी तरह b को मैं ले सकता हूँ, b का हमें मैग्नीट्यूड पता नहीं है तो b मान लेंगे। तो वेक्टर b को हम लिख सकते हैं, अब हमें यूनिट वेक्टर इसका लेना होगा। और रिजल्टेंट ये जीरो दिया है इनका, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जीरो कब होगा हम वैसे भी कर सकते हैं इससे कंपोनेंट निकाल के। तो हम कंपोनेंट से करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, इनकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिगर दोबारा बनाता हूँ इधर। तो देखिए, क्योंकि तीनों का रिजल्टेंट क्या है? जीरो। वेक्टर सम जीरो है, दिस मीन्स इनका रिजल्टेंट जीरो है। तो ये है आपका ए इधर 10 न्यूटन का, ये सी है, और बी वाला यहाँ से 60 अंश पे है। तो बी के मैं कंपोनेंट लूँगा, इस बी के कंपोनेंट एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो ये होगा आपका बी कॉस 60 ये वाला, और ये होगा नीचे की ओर बी साइन 60 ये, ठीक है, बी कॉस 60 बी साइन 60, बाकी हमें सब गिवन है। अब ये जीरो के बराबर तब होंगे जब सी बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। तो देखिए बी साइन 60 बराबर होगा 10 न्यूटन की, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो b आएगा आपका 20/√3। ये और ये इक्वल होंगे क्योंकि रिजल्टेंट इनका जीरो होना है, तो ये और ये बराबर होंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है, और रिजल्टेंट जीरो तब होगा जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी तरह c बराबर होगा b cos 60 के, ये और ये से हमें इक्वेशन मिलेगी। c अब मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं b cos 60, तो c हमें फाइंड करना है और b की वैल्यू है 20/√3 और साइन 60 होता है 1/2, तो ये 10/√3 और 20/√3, तो ये आपका थर्ड वन आ जाएगा। ये भी अच्छी प्रॉब्लम है वेक्टर की। यहाँ हमें रिजल्टेंट जीरो कराना है क्योंकि वेक्टर सम जीरो दिया है, तो इसका मतलब है इनका रिजल्टेंट जीरो है। एक सदिश को इतने द्वारा प्रकट किया जाता है, एक जनरल सदिश मान लेते हैं, ये ओपी है, तो तीनों अक्षों में इसकी बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा अक्ष बना लेता हूँ। ये एक्स वाई तल होगा, ये जेड आपका दोनों के परपेंडिकुलर होगा इस तरह, ये एक्स वाई तल है। तो ओपी वेक्टर मान लीजिए ये है, यहाँ 3D में इमेजिन करेंगे, और ये दिया है 3i प्लस जे प्लस 2k कैप। तो अब हमें इसका पूछ रहा है कि एक्स वाई तल में इसके प्रक्षेप का परिमाण क्या होगा। तो एक्स वाई तल में इसका जो प्रक्षेप आएगा उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सदिश का हमें प्रक्षेप निकालना है किस पर? आई पर, क्योंकि एक्स वाई तल किसके पैरेलल होगा? आई के। एक्स वाई तल ये है, तो इसका वेक्टर हम आई कैप कह सकते हैं। तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ए का बी पर प्रक्षेप, तो इसका जब आई पर प्रक्षेप होगा तो ए डॉट बी बटे मॉड बी होता है, तो 3i प्लस जे प्लस 2k डॉट आई और बटे मॉड बी। तो j प्लस k है और इसका कोफिशिएंट आएगा i से, तो एक्स वाई तल में इसके प्रक्षेप का परिमाण। तो एक्स वाई तल का हमें वेक्टर हम ले सकते हैं, एक्स वाई तल में जो भी वेक्टर होगा वो होगा ए आई प्लस बी जे रूप का, इस तरह होगा, ठीक है। तो अब हमें ये कह सकते हैं कि इसका हमें इस पर प्रक्षेप निकालना है। तो ए का बी पर प्रक्षेप जब निकालते हैं तो फार्मूला होता है ए डॉट बी बटे मॉड बी। तो इसी तरह यहाँ हो जाएगा ये आपका ए डॉट बी, तो इसका डॉट लेंगे तो आएगा 3a प्लस बी बटे √a² प्लस b²। तो ए और बी के मान में ए को 2 ले लूँ अगर,
एक मान 1 ले लूँ, एक मान 2 ले लूँ, तो यहाँ पे 3 2 5 हो रहा है, और ये आपका आएगा √5, तो ये √5 आ जाएगा। ठीक है, एक वेक्टर ये होगा और एक ये होगा। यानी हम सीधा सीधा ये कह सकते थे कि j+2k का हमें पूरे का j+2k पर फिर से फिर निकालना है। ठीक है, क्योंकि k 0 होता है xy तल पे। ठीक है, दो बल F1 और F2 का परिणामी 50 है, परिणामी F1 से 60 अंश पर है और F2 से 30 अंश पर है, तो F1 F2 के परिमाण क्या होंगे। यहाँ लामी थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो देखिए F1 F2 का परिणामी इतना है, F1 से एक परिणामी 60 बनाता है। चलिए ये F1 है, ये F2 है, इनका मैग्नीट्यूड 50 है। F1 से परिणामी कितना बना रहा है, 60 अंश, तो ये मान लिया, और इसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन दिया है, ये एंगल 60 दिया है। इनके बीच का कोण हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं ये पूरा अल्फा है ये, और परिणामी की वैल्यू भी दी है। तो अब हम इसको लामी थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो लामी थ्योरम ये होती है कि जब एक कण पर 3 बल लगे हों और कण संतुलन में हो, तो P Q R 3 बल में मान लेता हूँ। P के सामने का कोण अल्फा, इसके सामने का बीटा और इसका गामा, तो P बटे साइन अल्फा, Q बटे साइन बीटा और R बटे साइन गामा, यानी एक सदिश और बाकी दो के बीच का कोण। जैसे हम 50 लेंगे तो बाकी दो के बीच का कोण अल्फा है, तो साइन अल्फा। फिर हम लेंगे F1, तो बाकी दो बचे ये, और ये कोण है आपका 60 अल्फा माइनस 60। और इसी तरह F2 बटे करेंगे तो F2 के साथ कोण आएगा ये साइन 60। तो हम पहले अल्फा निकालेंगे और फिर यहाँ से दोनों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और F2 से 30 अंश के कोण पर हमें ये भी कोण दिया है, एक से 60 है और एक से 30 है, यानी ये एंगल 30 दिया है। तो जो वो ये वैल्यू हो जाएगी, इधर यहाँ 30 कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 50 बटे 1 बराबर F1 बटे साइन 30। एक बटे 2 हो जाएगा ये, तो ये 25 आएगा पहला, और दूसरे वाले से हमें मिलेगा 50 बराबर F बटे साइन 60, तो √3 बटे, तो 25 √3, ये पहला वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखी, और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमें पूरा कोण 90 है, अल्फा की वैल्यू 90 दी है। तो अब आप किसी भी तरह इसको कर सकते हैं, रिजल्टेंट वाले सोच से भी कर सकते हैं और लामी थ्योरम से भी कर सकते हैं। रिजल्टेंट से इस तरह होगा, क्योंकि अब बीच का कोण इनका 90 हो जाएगा, बिना लामी के भी अगर आप करना चाहें तो देखिए मैग्नीट्यूड 50 है, बीच का कोण 90, तो R² बराबर होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और F1 F2 cos 90 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गई 2500। और दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी tan 60 से, तो tan 60 बराबर होगा Q साइन अल्फा बटे वहाँ से, तो वहाँ से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लामी से थोड़ा कैलकुलेशन कम होगी। प्रत्येक 6 न्यूटन परिमाण के दो बल सदिश, जिनमें से एक धनात्मक x अक्ष से 30 पर और अन्य उसी अक्ष से 90 कोण पर विन्यासित हैं, उसी अक्ष से 90 कोण पर। ठीक है, इनके परिणामी का परिमाण तथा धनात्मक x अक्ष के साथ परिणामी का कोण। तो चलिए एक्स वाई एक्स बना लेते हैं। ये मान लिया हॉरिजॉन्टल है x अक्ष से, इससे 30 पे आपका 6 न्यूटन लगा है, और यहीं से 90 अंश पे एक और लगा है, वो भी आपका कितना है, 6 न्यूटन का ही है, ये 90 बना रहा है। इस इनके परिणामी का परिमाण और धनात्मक x अक्ष के साथ परिणामी का कोण। तो पहले तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है और फिर उसका रिजल्टेंट का एक से कोण निकालना है। तो चलिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 60। तो अब आपकी 6 न्यूटन के 60 अंश पे हो गए, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं से मान लेते हैं R, और इसकी वैल्यू होगी √6 स्क्वायर 2 6 × 6 cos 60। तो ये 2 कट जाएगा, ये 36, तो R हमें मिलेगा 6 √3। ठीक है,
तो 6√3 आर की वैल्यू हो गई। तो 6√3 दो में है, इसमें भी। अब ये कोण भी पूछ रहा परिणामी का, तो अब मैं सूत्र लगाऊंगा tan थीटा बराबर q साइन एल्फा। तो पूरा एल्फा कितना है 90, तो 6 साइन 90 बटे 6 प्लस 6 कॉस 90, तो ये आपका 45 अंश आएगा। देखिए 6 साइन 90 ये होता है आपका q साइन एल्फा। तो इसको अलग से बना लेते हैं हम। देखिए 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन, इनके बीच का कोण तो ये 60 है, रिजल्टेंट यहाँ कहीं से होगा, तो हमें ये थीटा निकालना है, tan थीटा होगा, और ये बीच का कोण है आपका 60, सॉरी इधर 60 आएगा, इधर भी 60 आएगा। तो 6√3/2 और ये आपका 6 + 3 9 आएगा। 3√3/9, √3/3 या 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। कैलकुलेशन में साफ साफ कर देता हूँ। tan थीटा बराबर होगा 6 साइन 60 बटे 6 + 6 कॉस 60। तो नीचे बचेगा आपका 9 और ऊपर आएगा 3√3, ठीक है। ये तो आपका पैरेलल वाली कंडीशन है कि यदि दो सदिश समांतर हैं तो हम हमेशा एक सदिश बराबर अचर गुणा दूसरा सदिश, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है P बराबर KQ, K कोई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है P पैरेलल होगा Q के। अगर Q पॉजिटिव है तो पैरेलल होगा और Q नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल होगा। तो पहला और दूसरा हम दोनों कह सकते हैं, उस साइड से एंटी पैरेलल भी लिखा जा सकता है, क्योंकि Q नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब इसमें पूछ रहा है 3 इकाई और 5 इकाई परिमाण के दो सदस्यों का अदिश गुणनफल, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो अदिश गुणनफल को हम जनरलाइज कर लेते हैं। देखिए A.B = होता था AB cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आपकी मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम होती है -1। तो ये AB और -AB के बीच लाई करना चाहिए। तो इसके लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि AB का मान 3 और 5 है, तो AB आएगा 15 और -15। तो इसका मतलब है इनका जो परिणामी होगा, अदिश गुणनफल होगा, वो 15 और -15 के बीच होगा। जो भी वैल्यू आएगी, यानी 3 व 5 का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे किसी भी तरह, तो जो अदिश गुणनफल है वो आएगा 3 × 5 × cos थीटा, यानी 15 cos थीटा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये 15 रहेगा, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये -15 रहेगा। -15 और +15 के बीच होगा। तो कौन सा नहीं हो सकता है पूछा है, तो ये 14 वाला हो सकता है। -10 बिल्कुल पड़ेगा बीच में, 16 नहीं आएगा, और -20 और छोटा हो गया, ये भी नहीं आएगा। तो पहला और दूसरा, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये आपका A इतना है, B इतना है, तो A का B पर प्रक्षेप, तो इसका सूत्र लिख लेते हैं। सदिश A का B पर प्रक्षेप, A का B पर प्रक्षेप, इसका सूत्र याद रखेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो जिस पर प्रक्षेप हो अपॉन में आएगा, तो A.B बटे mod B। तो A.B दोनों का कर लीजिए, I के गुणांकों का गुणा प्लस J का गुणा और प्लस K का गुणा बटे mod B। तो B का मैग्नीट्यूड होगा 1 9 16, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, I की गुणांक का वर्ग, J का और K का, तो 25, और यहाँ आएगा आपका √26, और ऊपर आपका बचेगा -6 और ये 9, तो ये 5 बटे √26। तो देखिए ज़रा इसको, 9 आएगा ये, -4 -6 4 2 6 माइनस का, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 बटे √26। ये आपका तीसरा ऑप्शन है।
जैसे यहाँ आई प्लस जे का एक्स अक्ष के साथ कोण पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष का यूनिट वेक्टर आई होता है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि आई प्लस जे व आई के बीच का कोण हमें निकालना है। तो इसको हम वेक्टर ए मान लेंगे और इसको वेक्टर बी मान लेंगे। और कभी भी बीच का कोण पूछा हो तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मॉड ए इंटू मॉड बी, इससे निकालते हैं। तो ए डॉट बी इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 1 1 और जे का तो 0 हो जाएगा, के का भी 0 हो जाएगा, और बटे में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, तो 1 बटे √2, तो 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेंगे। आई डॉट आई आपका 1 आएगा, 0 नहीं होता है, ये गलत है। के डॉट आई की वैल्यू 0 होगी, ये भी सही संबंध पूछा है। जे क्रॉस जे 0 होगा, तो ये वाला सही है आपका पहला, और ये तीनों गलत हैं। और दो वेक्टर अगर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसमें यही पूछा है कि ये और ये परपेंडिकुलर हैं, तो पी का मान, तो इनका डॉट 0 करा देंगे डॉट प्रोडक्ट। तो आई के गुणांक को गुणा प्लस जे के गुणांक को गुणा और प्लस के गुणांक को गुणा, 15 माइनस 18 प्लस पी बराबर 0, तो पी बराबर 3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा पहला। अब दो भुजाओं के सदिश दिए हों, उनका क्षेत्रफल पूछा हो, तो ये सूत्र भी वेक्टर में अभी आप सीखेंगे जब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर किसी त्रिभुज में किन्हीं दो साइड्स के वेक्टर पता हों, मान लिया ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी का मॉड और इंटू हाफ, ये एरिया होता है इसका, यानी क्रॉस प्रोडक्ट और हाफ, क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण और हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 3i क्रॉस आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, और बटे में 2 आएगा। तो अब हम आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, 3 को 3i का पूरे में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 1 बटे 2 ज्यों का त्यों, यहाँ मॉड है, तो 3i क्रॉस आई 0 और आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, और 3i क्रॉस के हो जाएगा जे। तो 3i 3j और के का मैग्नीट्यूड होगा √9 + 9। ठीक है, तो 3√2 हो जाएगा ये, तो 3√2/2 या 3/√2, दैट इज आपका तीसरा। तो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टर्न पे डील करेंगे। थैंक यू।